बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ रहे थे। इसमें हम हाइपोथेसिस को पढ़ चुके हैं। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? टेंटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन के बाद जो आर्जी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद जो हम स्टेटमेंट देते हैं, जो हम राय देते हैं, उसे हमने हाइपोथेसिस कहा था। और हाइपोथेसिस बनाने के दो मेथड हम पढ़ चुके हैं। एक हमने इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ा और दूसरा डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ा था। इसके अलावा और भी मेथड हैं जिनके जरिए साइंटिस्ट हाइपोथेसिस को बनाते हैं। इनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्यूशन, या इसे हम कह सकते हैं इमेजिनेशन। इंट्यूशन का मतलब होता है इल्हाम, इमेजिनेशन तसव्वुर, यानी तसव्वुर के जरिए से भी हाइपोथेसिस को बनाया जा सकता है। जैसे हमें पता है सऊदी अरब में एक कानून है, जो चोरी करेगा इसका हाथ काट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सऊदी अरब हज करने के लिए गई और देखा एक शख्स का हाथ कटा हुआ है, तो मैंने तसव्वुर कर लिया, इमेजिन कर लिया कि इसने चोरी की है, इस वजह से इसका हाथ कटा हुआ है, ये चोर है। ये मैंने एक तसव्वुर कायम कर लिया, यानी मैंने हाइपोथेसिस बना ली। मे भी किसी हादसे की वजह से इसका हाथ कटा हो, तो इमेजिनेशन के थ्रू भी हाइपोथेसिस को बनाया जा सकता है। सेकंड मेथड है एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक मीन हुस्न जमाल, खूबसूरती, प्रेफरेंस तरजीह, यानी खूबसूरती को तरजीह देकर भी आप कोई बात कह सकते हैं, कोई हाइपोथेसिस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बाजार गए, कपड़ों की दुकान पर बहुत से ड्रेस देखे और जो ड्रेस आपको बहुत खूबसूरत लगा, बहुत पसंद आया, वो आपने खरीद लिया। और एस्थेटिक प्रेफरेंस की बेस पे आपने एक राय कायम कर ली कि ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है और सबको बहुत पसंद आएगा। लेकिन जब आप घर जाकर वो ड्रेस सबको दिखाते हैं तो हो सकता है किसी को भी वो ड्रेस पसंद ना आए। तो एस्थेटिक प्रेफरेंस की बेस पे जो राय आपने कायम की वो क्या है? हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को एस्थेटिक प्रेफरेंस के थ्रू भी बनाया जा सकता है। थर्ड मेथड है रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडिया, यानी मजहब की किताब से या किसी फलसफे की किताब से कोई बात पढ़ी और इससे हाइपोथेसिस बना ली। जैसे कुरान मजीद के अंदर एक बात कही गई है कि इंसान को हमने नुत्फे से बनाया और नुत्फे को फिर अलग में कन्वर्ट कर दिया। और अलग हम किसे कहते हैं? जोंक को, यानी लीच को अलग कहा जाता है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन को स्टडी किया तो उनके सामने सारी स्टेजेस वही आई जो कुरान में मेंशन थी। लेकिन नुत्फे के बाद की स्टेज, नुत्फा कहते हैं जाइगोट को, लेकिन नुत्फे के बाद की जो स्टेज आती है जोंक वाली, यानी लीच वाली, उन्हें ये स्टेज नहीं मिलती। तो वो कहते हैं या तो ये स्टेज डिस्कवर ही नहीं हुई या फिर ये बात गलत है। लेकिन जब इसने तहकीक की तो इसे पता चला कि जाइगोट के बाद वाकई ही एक स्टेज आती है एम्ब्रियो की। इंसान की जो एम्ब्रियो की शक्ल है वो बिल्कुल लीच की तरह है और लीच कहते हैं जोंक को। फिर इससे इसने ये रिजल्ट निकाला कि कुरान मजीद में डेवलपमेंट की जो स्टेजेस लिखी गई हैं वो 100% ठीक हैं। फिर इसने कहा कि वाकई ही कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है कि 1400 साल पहले जब माइक्रोस्कोप का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इस वक्त इंसान की डेवलपमेंट के बारे में इतनी ज़बरदस्त बात करना ये अल्लाह ही की कुदरत हो सकती है, इंसान के बस की बात नहीं थी। तो रिलीजियस आइडिया से हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि इंसान की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में जोंक जैसी एक स्टेज आती है। जब इस पर रिसर्च हुई तो ये प्रूव हो गया कि वाकई ही ये बात दुरुस्त है। फिलोसफिकल आइडिया की बेस पे भी हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। फिलोसफर कहते हैं जो अपने इल्म की बुनियाद पर कोई बात कह दें। मिसाल के तौर पर जो पुराने फिलोसफर थे वो कहते थे इस ज़मीन की कोई इब्तिदा नहीं है, ये शुरू से ऐसे ही है और आखिर तक ऐसे ही रहेगी। लेकिन अब साइंस साबित करती है कि इस ज़मीन की इब्तिदा मौजूद है। बिग बैंग थ्योरी से सारी कायनात वजूद में आई। तो फिलोसफिकल आइडिया यानी कोई बंदा अपने जहन या अपनी अक्ल की बुनियाद पर भी हाइपोथेसिस दे सकता है। फोर्थ मेथड है कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर। कंपैरिजन का मतलब होता है सिमिलर चीज़ों के दरमियान मुवाजना करना। फॉर एग्जाम्पल 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, इसमें से एक स्टूडेंट को पकड़कर हम कहें कि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो बाकी स्टूडेंट्स से हम कंपेयर करके एक स्टूडेंट के बारे में एक राय दे रहे हैं।
ये जो राय देना है ये हाइपोथेसिस कहलाता है। इसी तरह आप इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर है अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स हमारी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जो हमारे एनाटॉमी के साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्हें पता चला जो अपेंडिक्स है ये हमारे एंसेस्टर की बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता था। अब अपेंडिक्स हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म नहीं करता और हमारे एंसेस्टर की बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता था। ये बात हमें कैसे पता चली? कंपेयर करके। एनालॉजी कहते हैं डिफरेंट चीज़ों के दरमियान मुवाजना जिनका काम एक हो, जैसे शक्कर और चीनी। जब हम इन दो चीज़ों को कंपेयर करें तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन इनका काम एक है, मिठास पैदा करना। कोई आपसे पूछे शक्कर और चीनी में ज़्यादा बेहतर कौन है, तो आप फ़ौरन जवाब देंगे कि शक्कर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये नेचुरल है। तो ये जो बात आपने कही है कि शक्कर ज़्यादा बेहतर है, ये एक हाइपोथेसिस बन गई है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बाद जो बात कही जाए वो क्या बन जाती है? हाइपोथेसिस। कंपैरिजन का मतलब होता है सिमिलर चीज़ों के दरमियान मुवाजना, और एनालॉजी का मतलब होता है डिफरेंट चीज़ों के दरमियान मुवाजना। फिफ्थ है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, यानी एक चीज़ को दरियाफ्त करना किसी और चीज़ को ढूंढते हुए। ये साइंस में बहुत दफ़ा हुआ है कि साइंटिस्ट किसी और चीज़ को तलाश कर रहे हैं लेकिन किसी और चीज़ को डिस्कवर कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक मशहूर एग्जाम्पल है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। वो एक दिन अपनी लैब में बैठे बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। अचानक तेज़ हवा चली और एक पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर आकर इसमें गिर गया, और जो ही इसने इस पत्ते को उठाया तो नीचे से बैक्टीरिया ख़त्म हो गए। तो इसने पत्ते को देखते हुए एक हाइपोथेसिस कायम कर ली कि लगता है इस पत्ते के अंदर एक ऐसा मटेरियल है जो बैक्टीरिया को मार सकता है। तो जब बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए तो इससे पेनिसिलिन डिस्कवर हो गई, यानी वो देख बैक्टीरिया को रहा था और मिल पेनिसिलिन गई। तो ये जो पत्ता था ये बेसिकली पत्ता नहीं था, ये फंगस का एक टुकड़ा था। तो यहाँ पर रिसर्च कुछ और थी और मिल कुछ और गया। इस तरह बाय चांस भी हाइपोथेसिस बन जाती है। तो ये 5 मेथड हैं जिनके ज़रिए हाइपोथेसिस को बनाया जा सकता है। और जब हाइपोथेसिस बन जाती है तो इससे अगला स्टेप ये है, ये जो बात हमने की है, जो राय हमने दी है, वो ठीक भी है या नहीं, और ये पता कैसे चलेगा? जब हम इस पर टेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस एज यू ऑलरेडी नो आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग, यानी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो ठीक भी है या गलत है, ये जानने के लिए इसके ऊपर रिगरस टेस्टिंग की जाती है। यानी हाइपोथेसिस को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अहमद एक लाइक स्टूडेंट है, ये हमारा हाइपोथेसिस है कि अहमद एक लाइक स्टूडेंट है। अब इसके ऊपर बार बार टेस्ट होंगे, इसके क्लास टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, सेंड अप होंगे, प्री सेंड अप होंगे, और फिर बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। फिर जाके इस बात को साबित किया जाएगा, इस बात को प्रूव किया जाएगा कि वाकई ही अहमद लाइक स्टूडेंट है या नहीं। तो इसे कहते हैं रिगरस टेस्टिंग। इसी तरह फॉर एग्जांपल किसी साइंटिस्ट ने कोई हाइपोथेसिस पेश किया तो सारे साइंटिस्ट इस हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो इस हाइपोथेसिस को गलत साबित नहीं कर पाते तो जिस साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिया होता है उस साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जैसे 40 स्टूडेंट्स की एक क्लास हो, इसमें से एक स्टूडेंट कोई बात कहे और बाकी 39 स्टूडेंट इसकी मुखालफत शुरू कर दें, और टीचर जो है वो उस बच्चे की बात जो उसने कही है उसको सही कह दे, तो उस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इसी तरह बिल्कुल होता है जब साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करना शुरू करते हैं और बार बार वो टेस्ट कर रहे होते हैं और फिर भी वो हाइपोथेसिस गलत साबित नहीं होता, वो हाइपोथेसिस जिस साइंटिस्ट ने पेश किया होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि देखो जो बात मैंने कही थी वो गलत साबित नहीं हुई। तो यही बात लिखी हुई है रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ अ हाइपोथेसिस, के जब हम हाइपोथेसिस को बार बार टेस्टिंग से गुजार रहे होते हैं। क्यों गुजारते हैं? टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन, क्योंकि मुमकिन है वो गलत हो जाए। इंक्रीज द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस लेवल, तो ये बात साइंटिस्ट के कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। व्हेन नॉट फाल्सिफाइड, जब ये गलत साबित नहीं होती, और जब हम बार बार हाइपोथेसिस को टेस्ट से गुजार रहे होते हैं और तब भी ये हाइपोथेसिस गलत साबित नहीं हो रहा, तो इसे हम कहते हैं वेल स्पॉटेड हाइपोथेसिस।
Hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered as well spotted hypothesis and is generally accepted। यानी जब बार बार टेस्ट करने के बावजूद हाइपोथेसिस गलत साबित ना हो तो इसे वेल स्पॉटेड हाइपोथेसिस कहते हैं और फिर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और बाद में इस हाइपोथेसिस को बुनियाद बनाकर इससे नए हाइपोथेसिस भी कायम कर लिए जाते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी कि अहमद एक लाइक स्टूडेंट है। जब ये बात मैं किसी दूसरे टीचर के साथ शेयर करती हूँ कि अहमद एक लाइक स्टूडेंट है तो वो कहता है अहमद लाइक भी है और हार्ड वर्किंग भी है। ये एक नई हाइपोथेसिस सामने आ गई। ये भी बात मैं किसी और टीचर से करती हूँ कि अहमद एक लाइक स्टूडेंट है, वो कहता है अहमद लाइक भी है और वो ओबीडियंट भी है। ये एक नई हाइपोथेसिस सामने आ गई। तो हमारे पास इस एक हाइपोथेसिस से नए हाइपोथेसिस निकल रहे हैं कि अहमद लाइक भी है, अहमद हार्ड वर्किंग भी है और ओबीडियंट भी है। अब हर हाइपोथेसिस को अलहदा डिस्कस किया जाएगा क्योंकि एक हाइपोथेसिस दुरुस्त है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी हाइपोथेसिस भी दुरुस्त होंगी। और जब सारे हाइपोथेसिस दुरुस्त होंगे फिर हमारे पास एक हाइपोथेसिस नहीं रहेगी बल्कि सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस बन जाएंगी। जब सारी हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित होंगी तब हम इसे थ्योरी कहेंगे। तो यही लिखा है, दिस मे बी यूज्ड एज बेसिस फॉर formulating other hypotheses, so there is soon a series of hypotheses spotted by the result of many tests which is then called a theory। और जब series of hypotheses को टेस्ट से गुजारा जाए और जो रिजल्ट होंगे जब वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगे तो इसे हम थ्योरी कहेंगे। साइंस में थ्योरी की जो एग्जांपल है वो है सेल थ्योरी और नंबर 2 प्रेशर फ्लो थ्योरी। इन थ्योरीज को हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब इसके बाद थ्योरी खराब भी हो सकती है और थ्योरी अच्छी भी हो सकती है। गुड थ्योरी की 3 प्रॉपर्टीज हैं। इट शुड बी प्रिडिक्टिव, कि वो अपने रिजल्ट्स की पहले से ही पेशन गोई कर दे कि अगर ये काम होगा तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा। जैसे हमने एक थ्योरी बनाई, अहमद एक लाइक स्टूडेंट है, जब वो टेस्ट देगा तो इसका रिजल्ट हमें पता होगा कि वो लाइक स्टूडेंट है तो इसका टेस्ट अच्छा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इट शुड हैव एक्सप्लेनेटरी पावर, कि इसके अंदर अपने आप को एक्सप्लेन करने की ताकत भी हो। जैसे हमने कहा अहमद एक लाइक स्टूडेंट है तो जब इससे कोई क्वेश्चन करे तो उसको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो, यानी इसमें अपने आप को एक्सप्लेन करने की पावर मौजूद हो, वो अपने आप को प्रूव करे कि वो लाइक स्टूडेंट है। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है इट शुड बी प्रोडक्टिव, कि वो प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए। जैसे हमने कहा अहमद एक लाइक स्टूडेंट है, इससे सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस निकले कि ये लाइक भी है, हार्ड वर्किंग भी है और ओबीडियंट भी है। अब ये बात हम किसी को कहें कि अहमद एक लाइक स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग है और ओबीडियंट भी है, तो वो हमसे कह दे कि इसका छोटा भाई भी लाइक है। यानी सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस से एक हाइपोथेसिस के मजमूए से नई हाइपोथेसिस निकल आई। तो जब एक हाइपोथेसिस बिल्कुल नए हाइपोथेसिस को जन्म दे तो वो प्रोडक्टिव थ्योरी कहलाती है। अब प्रोडक्टिव थ्योरी की डेफिनेशन क्या है उसको देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड थ्योरी इज दैट इट मीन्स जस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। अ थ्योरी ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड प्रोडक्टिव। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बार बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी है जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड थ्योरी। तो इन 2 क्वेश्चंस को आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। हाउएवर इन द केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी द टेस्टिंग गोज ऑन, यानी प्रोडक्टिव थ्योरी पर और भी ज्यादा टेस्ट होंगे। जैसे एक थ्योरी है अहमद एक लाइक स्टूडेंट है, इससे न्यू थ्योरी निकली कि इसका छोटा भाई भी लाइक है, तो इस पर भी बहुत ज्यादा टेस्ट होंगे। जब एक गुड थ्योरी बन जाती है तो साइंटिस्ट और ज्यादा अपने आप को लगा देते हैं इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए। जैसे क्लास में एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा ज़हीन हो और उसकी बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हो तो जो क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा जेलसी महसूस करना शुरू कर देंगे। तो यही लिखा है, इनफैक्ट मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट इवन ग्रेटर एफर्ट्स टू डिसअप्रूव द थ्योरी। यानी जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो इस थ्योरी को एज अ चैलेंज लेते हैं और अपनी सारी सलाहियतें लगा देते हैं इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए। इफ अ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच, स्केप्टिकल का मतलब होता है शकूक व शुबहात,
अगर थ्योरी शक की अप्रोच के बावजूद अपने आप को बरकरार रखे एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और जितने भी इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इससे निकलने वाले नताइज वो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हों, देन इट बिकम्स लॉ। तो ये लॉ बन जाता है। तो लॉ कब बनता है? थ्योरी के ऊपर जब बहुत से साइंटिस्ट ने शक किया और इस शक को दूर करने के लिए बहुत से टेस्ट किए, और जब इन टेस्ट का रिजल्ट इस थ्योरी के हक में आता है तो वो फिर क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। इसके बाद है फैक्ट्स ऑफ लॉ। लॉ को हम कहते हैं ये नेचर का एक ऐसा अमल है जो मुस्तकिल रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, यानी बदलता नहीं है। जैसे हम कहते हैं सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक लॉ है, इसको बदला नहीं जा सकता। जब भी हम लॉ की बात करेंगे ये नेचर का एक ऐसा फिनोमिना बता रहा होगा जो कांस्टेंट रहता है। तो साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। इट इज वर्चुअली एन इररेफ्यूटेबल थ्योरी। इररेफ्यूटेबल थ्योरी का मतलब होता है ऐसी थ्योरी जो गलत साबित ना हो। वर्चुअली कहते हैं जहनी तौर पर, यानी जहनी तौर पर तो हम कहते हैं, हम तस्लीम करते हैं कि लॉ गलत साबित नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि कोई 100 साल बाद साइंटिस्ट आए और इस बात को गलत साबित कर दे। फिलहाल लॉ के बारे में हमारा यही ख्याल है कि इसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। लॉ के बारे में कहा जाता है कि इनकी स्टेटमेंट जनरल होती है। थ्योरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है, काफ़ी सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन लॉ बड़े सिंपल होते हैं। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सिर्फ दो वर्ड हैं, एक्शन और रिएक्शन। अब इतनी सिंपल थ्योरी नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद लॉ में सलाहियत होती है कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। तो लॉ हमेशा थ्योरी से जनरल होता है, इसकी स्टेटमेंट भी जनरल होती है। और बायोलॉजी के अंदर जो लॉ होते हैं वो थोड़े हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि जो लॉ हैं वो हमेशा कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म रहते हैं, लेकिन जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी लाइफ को स्टडी करती है और लाइफ बदल जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ बदल जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं बायोलॉजी लाइफ को स्टडी करती है और लाइफ चेंज होती रहती है, और चेंज होने वाली चीज़ कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो बायोलॉजी के अंदर लॉ बहुत थोड़े हैं। बायोलॉजी शॉर्ट इन लॉ बिकॉज इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ जो है वो धोखा दे जाती है, फ्रेब दे जाती है, इसलिए बायोलॉजी में लॉ थोड़े हैं। बायोलॉजी में दो बड़े लॉ हैं, मेंडल लॉ और हार्डी विनबर्ग लॉ। तो सिर्फ दो ही लॉ हैं बायोलॉजी के अंदर। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पेपर के लिहाज से। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरी, व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड थ्योरी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ एंड एग्जांपल्स ऑफ लॉ. So students, this is all about today's lecture. If you have any question, do write your question in comment section. Allah Hafiz.